नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय की केंद्रीय योजना की तारीफ कांग्रेस को बताया झूठ और मतलब की फैक्ट्री, कहा कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी जनता। रायपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव, अपने उड़ीसा दौरे समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। कवर्धा के पूर्व नामी नक्सली लिवरू उर्फ दिवाकर ने की 10वीं की परीक्षा पास, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल पर दी बधाई। रायपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सत्र का समापन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल हुए शामिल, कहा जिले के अधिकारियों का प्रशिक्षण जरूरी। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार ने की समर कैंप का शुभारंभ, समर कैंप को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर राजधानी में लगातार सभी पुलिस अफसरों से चर्चा की जा रही है और इसी कड़ी में आमानाका थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल से भी संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अपने अफसर की नौकरी की शुरुआत का अनुभव भी साझा किया और वहीं जनता को जागरूक करने के लिए रायपुर में कौन कौन से अभियान चल रहे हैं, इस पर भी बातचीत की गई और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। जानते हैं कि पुलिस की नौकरी करना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है, लेकिन पुलिस की नौकरी तक पहुंचने का सफर भी आसान नहीं होता। देखा जा सकता है काफी संघर्ष एक व्यक्ति को करना पड़ता है जब उनको जो है पुलिस अफसर बनना होता है। और देख सकते हैं कि जब वो ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद देखा जाता है उनकी पोस्टिंग्स होती है, तो अलग अलग क्षेत्रों में पोस्टिंग्स होती है और वहां पर भी देखा जाता है कि काम करने में भी उन्हें काफी ज्यादा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए आमानाका थाना के थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करने की कोशिश करेंगे। दीपेश जी, सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहां पर हुई थी और किस पद पर हुई थी? ट्रेनिंग के बाद सबसे पहली मेरी पोस्टिंग जांजगीर चांपा में एज ए प्रोबेशनर हुई थी और वहां मैंने प्रोबेशन पीरियड लगभग 1 साल कंप्लीट करने के बाद मेरी पोस्टिंग बस्तर के धुर नक्सल एरिया, जिसको अबुझमाड़ के नाम से जाना जाता है, जिला नारायणपुर में हुई। और नारायणपुर में मैंने लगभग 1.5 साल बिताया। उसके बाद फिर मैं इंट में आया। इंट में लगभग 2 साल रहा, सुकमा में, गरियाबंद में और रायपुर में अर्बन नक्सल देखा मैंने। देन पुनः मेरी पोस्टिंग कहा जाए नारायणपुर में हो गई और फिर नारायणपुर में रहते प्रमोशन होने के बाद मैं महासमुंद में गया। महासमुंद में 3 साल पोस्टिंग काटने के बाद अभी रायपुर में मैं ट्रांसफर होके मई 2022 में आया हूँ। तब से यही पोस्टिंग है मेरी। देखा जा सकता है कि जब कोई करियर ऑप्शन चुनता है तो बच्चों के मन में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, फिर बोलते हैं इंजीनियर बनेंगे, आखिरी में वो कुछ और बन जाते हैं। तो क्या आपके मन में शुरू से ही जो है अफसर बनने के ख्वाब थे या फिर कुछ और भी आप बनना चाहते थे? पुलिस की नौकरी के अलावा क्या कोई और मन में अभी भी कोई जो है इच्छा है? सही मायनों में कहा जाए तो मेरी पहले से ही सोच थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं। सिविल सर्विस में मीन्स जैसे CGPSC है, UPSC है, जिसमें वर्दी की नौकरी हो स्पेशली। इसीलिए मैंने CGPSC में भी फर्स्ट प्रायोरिटी में DSP रखा था। इसके अलावा मैंने UPSC की तैयारी में असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी की, उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और एक बार तो सब इंस्पेक्टर के लिए पूर्व में मेरा सिलेक्शन हो चुका था CRPF में, बट मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ में रह के सर्विस देना है, यही नौकरी करना है, ये थोड़ी सी मानसिकता थी मेरी। इसलिए मैंने फिर CG में सब इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू की और उसमें मेरे पहले प्रयास में सिलेक्शन हो गया था। क्यों छत्तीसगढ़ में ही क्यों आप नौकरी करना चाहते थे? इसके पीछे कोई कारण है? कोई विशेष कारण तो नहीं है, लेकिन ये है कि छत्तीसगढ़ में हर वो चीज है, हर चैलेंज है और मैं अपनों के बीच में रह करके सर्विस करूंगा तो मुझे ऐसा एहसास होगा कि मैं अपनों के बीच में रह के नौकरी कर रहा हूं। मुझे ये फील कभी नहीं होगा कि मैं घर से बाहर हूं। मुझे हमेशा ये फील होगा कि मैं अपने घर के बीच में, अपने परिवार के बीच में रह करके नौकरी कर रहा हूं और उनकी अगर सेवा करता हूं इस पद के माध्यम से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं कुछ लोगों को अपने लोगों की सेवा कर पा रहा हूं।
ये फीलिंग्स मेरे मन में थी कि मैं यहीं रह के नौकरी करूं, इसीलिए मैंने सीजी पीएससी और सीजी सब इंस्पेक्टर की ही तैयारी पे फोकस किया। देखा जा सकता है कि जब पुलिस की नौकरी करते हैं तो कई ऐसे केसेस आते हैं और कई जगह पोस्टिंग्स होती है। आपका कोई ऐसा केस जो आपको काफी ज्यादा मतलब सेटिस्फैक्शनरी हो जब आपने उसे पूरा किया हो, और कोई ऐसी पोस्टिंग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उस जगह पर काम करने की? आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि महासमुंद जिले में मेरी पोस्टिंग के दौरान मैंने थाना पिथौरा में एज एसएचओ ज्वाइन किया जब, तो वहाँ 1 साल पहले एक घटना घटी थी जिसे किशनपुर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। मई 2018 की घटना थी और मेरी पोस्टिंग मार्च 2019 में हुई। तब तक उस केस में एक व्यक्ति को आरोपी बना करके चालान पेश किया जा चुका था। बट घटना का जब एनालिसिस किया जा रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये घटना किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, इसमें कई और इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर हमने आरोपियों का नार्को कराया। नार्को के बाद हम लोगों ने और जब उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया तब 4 अन्य और आरोपी इसमें निकल करके बाहर आए, जिनकी मैंने डीएनए टेस्टिंग कराई, आरोपियों की गिरफ्तारी की और अब जा करके जजमेंट भी आ गया है। लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में जजमेंट आया है। उसमें टोटल 5 आरोपियों को 4 बार का आजीवन कारावास हुआ है। ये मेरे कैरियर का पहला मर्डर केस था जिसको मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें फाइनली आरोपियों को सजा हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस केस में मृतक के पिताजी जो बूढ़े हो चुके थे वे लगातार लगे हुए थे अपने परिवार मतलब आरोपियों को सजा दिलाने के लिए, अपने मृतक बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। और जब सजा का ऐलान हुआ तो वो रोते रोते मेरे को फोन किए थे कि सर आपके मेहनत के बदौलत, आपके प्रयास से मेरे बच्चों को इंसाफ मिल गया कर। ये मेरे लिए बहुत ही संतुष्टि की बात थी और वो एक यादगार केस था मेरे लिए। आपने नक्सली बेल्ट में काफी ज्यादा काम किया है, बहुत सेंसिटिव एरियाज में आपकी पोस्टिंग भी हुई है। वहां पर काम करना कितना ज्यादा चैलेंजफुल होता है? और राजधानी रायपुर में अब आपकी पोस्टिंग है तो देख सकते हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर्स काफी अलग होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, वीआईपी मोमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है अंतर देखते हैं आप? मेरी पोस्टिंग नारायणपुर में थी तो मैंने देखा कि वहाँ चैलेंज बहुत सारी चीजों को लेकर के है। वहाँ का अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो भी यहाँ से भिन्न है। वहाँ पर भाषा की भिन्नता है। हम यहाँ पर हिंदी छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, उस एरिया में गोंडी हल्बी इस भाषा में बात होती है। दूसरी चीज, नक्सलियों का काफी कुछ हद तक प्रभाव है। पहले तो ज्यादा था, अभी तो कम हो गया है लगातार कैंप वगैरह खुलने से। बट मैं जिस समय गया था उस समय जस्ट मेरी पोस्टिंग के मैं नारायणपुर में फरसगांव थाना में रहा, तो फरसगांव थाना से लगभग 100 मीटर दूर पे बाजार पे फरसगांव थाना प्रभारी की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, भरे बाजार। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वहां पे रह करके नक्सलियों को कंट्रोल करना, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट मैं कहूंगा कि हमारे अधिकारियों के लगातार दिशा निर्देश और उनके सपोर्ट और भगवान की इच्छा से, उनके आशीर्वाद से हम लोग बहुत अच्छा काम किए। बहुत सारे नक्सलियों को हम लोगों ने सरेंडर कराया। बट हम लोग कभी भी किसी एनकाउंटर में, आज तक मुझे एनकाउंटर में कभी मैं फंसा नहीं, बट सरेंडर बहुत कराए हैं, गिरफ्तार बहुत नक्सलियों को किए थे। जी। देखा जाता है कि एक मुहावरा है कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है, और लोग काफी ज्यादा दूरी भी बनाकर चलते हैं कि डरते भी हैं, इस तरीके के भी माहौल होते हैं। तो और जनता भी इस तरीके की सोच रखती है। तो जनता को जो है पुलिस और जनता के बीच जो दूरी है उसे कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते? देखिए, दरअसल क्या है, जो एक आपने कहा ना कि पुलिस की दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी अच्छी नहीं। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जब कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो अमूमन हम पहले ही नजर पे ये तय नहीं कर सकते कि जो रिपोर्ट लिखाने आया है वो वही प्रार्थी है, वही सही है। ये भी हो सकता है कि जो रिपोर्ट लिखाने पहले आया है वही हो सकता है कि वो आरोपी हो।
तो कई बार हमको शुरू में एक डाउट की नजर से देखना पड़ता है। उस प्रक्रिया में हम जब पूछताछ करते हैं तो पीड़ित को ये लगता है कि हम पीड़ित हैं, उसके बावजूद हमसे ज्यादा पूछताछ हो रही है, जबकि वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होता है। अगर हम पूछताछ नहीं करेंगे तो सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। अन्यथा यही होगा कि जो पहले आ गया अपनी दरखास्त लेकर के हम उसी को अगर प्रार्थी मानना शुरू कर देंगे, तब तो बहुत सारी चीजें गलत होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमको सही घटना को समझने के लिए पूछताछ करनी पड़ती। यही चीज कई बार लोगों को खटकता है और लगता है कि पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, हमें परेशान कर रही है, हम पीड़ित हैं, उसके बावजूद हमारे से ज्यादा पूछताछ हो रही है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। तो ये एक धारणा है, लेकिन इन चीजों को लोगों को समझना होगा कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसमें उनको सहयोग करना चाहिए, तभी जाकर के हम सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। 420 और ठगी के मामले जो है लगातार राजधानी रायपुर में नजर आते हैं। इसके साथ साथ सूखा नशा भी कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में उसकी बिक्री काफी ज्यादा तेज नजर आती है, युवा इसमें सबसे ज्यादा फंसते हैं। उसके लिए क्या कुछ कदम जो है पुलिस प्रशासन उठाए? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आप लोग कि जब से हमारे नए एसएसपी सर आए हैं, श्री संतोष सिंह सर, उनके द्वारा जिन भी जिलों में इनकी पोस्टिंग रही, उनके द्वारा निजात करके एक अभियान चलाया जाता है नशे के विरुद्ध। चाहे वो सूखा नशा हो या गीला नशा हो, किसी भी प्रकार के नशे को समाप्त करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर सूखे नशे के कारण से कई प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं, चाहे वो चोरी के हों, चाकूबाजी के हों, मर्डर हों, मोबाइल छीनने की घटनाएं, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि सूखे नशे के कारण से ज्यादा हो रहा है। तो सर का ये मानना है कि अगर हम नशे पे कंट्रोल कर लेते हैं तो काफी हद तक हम अन्य अपराधों को घटित होने से रोक सकते हैं। इसके लिए निजात अभियान के तहत हम बहुत सारे एनजीओ से जुड़ रहे हैं, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं। कई सेलिब्रिटी आते हैं रायपुर में, विजिट करते हैं, हम उनके माध्यम से भी उनका एक बाइट लेकर के एक संदेश वीडियो बना लेते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम है, पेपर के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारी चीजें हैं। उनके माध्यम से हम लोग सूखा नशा, स्पेशली सूखा नशा, बाकी तो चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, सभी नशे पे हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं, बट स्पेशली सूखा नशा पे ज्यादा फोकस्ड है हम लोग। और मैंने देखा है कि सर का ये जो प्रयास है, बिलासपुर जिले में उन्होंने निजात अभियान चलाया था तो अपराध के ग्राफ में बहुत कमी आई थी, और वही मुझे धीरे धीरे रायपुर में भी नजर आ रहा है। और मैं सूखे नशे के बारे में अगर बता दूं, मेरी पोस्टिंग जब आजाद चौक में थी तो जहां तक मुझे जानकारी है कि सबसे बड़ा खेप टेबलेट्स का, नशीले टेबलेट्स का हम लोगों ने पकड़ा था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। हमने एक बार में पकड़ी थी और उस पे एनडीपीएस की विधिवत कार्रवाई की थी। हमने एक चैनल को पकड़ा था, न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे चैनल को, जो सिस्टम से जुड़े हुए मेडिकल के लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सारे लोगों को। तो वो एक बहुत अच्छी कार्रवाई थी जिसका इम्पैक्ट काफी अच्छा पड़ा था। तो ये थे हमारे साथ दीपेश जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में सूखे नशे को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। और इन्होंने भी बताया कि कई ऐसे केसेस हैं जिनमें बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ, गोलियां जो होती हैं, जो सबसे ज्यादा सप्लाई की जाती हैं और युवा इसमें सबसे ज्यादा फंसते हैं, उनको लेकर के भी लगातार कार्यवाही जारी है। और राजधानी रायपुर की पुलिस जो है काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है सूखे नशे को लेकर के। साथ ही में अपने पूरे जर्नी के बारे में भी हमें बताया कि किस तरीके से इनकी पोस्टिंग नक्सली बेल्ट में हुई और किन किन संघर्षों को पार करके आज वो इस पद पर जो है बैठे हुए हैं। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपने उड़ीसा दौरे को लेकर कहा कि पिछले 24 साल से उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और साथ ही
वहां पर चौतरफा भ्रष्टाचार चल रहा है, लोग परेशान हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने का मन बना लिया और इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं स्वाति मालीवाल के मामले पर भी कहा कि घटना की लीपापोती करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के मंत्री कर रहे हैं। नक्सलवाद और कांग्रेस पार्टी के हालातों को लेकर तंज भी कसा और साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी की योजनाओं के नाम को बदलने पर कहा कि इन्होंने 5 साल यही काम किया था, भवनों और योजनाओं का नाम बदलने का काम, और साथ ही अब अगर काम कर रहे हैं तो इन्हें दिक्कत हो रही है। लगातार चुनाव प्रचार के लिए उड़ीसा जाना हो रहा है। पहले कालाहांडी लोकसभा का प्रवास किया, अभी संबलपुर लोकसभा में अनेक स्थानों पर सभाएं और बैठक लिया। पिछले 24 सालों से उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, पर उड़ीसा के लोग आज परेशान हैं। एक तरफ जहां राज्य में चहुओर भ्रष्टाचार का वातावरण है, लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य जा रहे हैं, माताओं बहनों का सम्मान, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, विकास में पिछड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार नहीं है। असंवैधानिक रूप से वहां सरकार चल रही है और इसलिए उड़ीसा की जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा भी उड़ीसा में नीचे स्तर पर चला गया है, चाहे वो 3100 रुपए क्विंटल धान की खरीदी का विषय हो, महतारी वंदन योजना हो, ऐसी योजनाओं की चर्चा उड़ीसा में व्यापक स्तर पर हो रही है और लोग परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव की बात करें उड़ीसा की, तो लोगों में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की उत्सुकता है, चाहत है और इसलिए उड़ीसा में लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है। देखिए, उड़ीसा हमारे प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश है और उड़ीसा के लोगों की न केवल छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी है, लगातार आना जाना होता है और इसलिए स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा उड़ीसा में बहुत है और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं और जैसी राजनीति कांग्रेस की हो रही है, ये इसी दिशा में संकेत करता है। देश में लगा कांग्रेस दोष ऐसा दिखाया गया और बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है हमारे यहाँ मस्तिष्क दोष है, नक्सलियों के जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर ये लोग कांग्रेस को घेरने की आप लोगों ने कोशिश की। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है छत्तीसगढ़ की शासन से, कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के मामले को लेकर हो, अन्य विषय पर हो, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा है। इस बात को वो स्वीकार करें और लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके बाद भी यदि सबक नहीं लेते कांग्रेस के नेता तो उनको मुबारक।
कांग्रेस ने की गिरफ्तारों की सरकार है, उनकी योजना थी राजीव गांधी के नाम से पंडित जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में किया क्या था? 5 सालों में भवनों का नाम, योजनाओं का नाम बदलने के सिवाय कुछ नहीं किया था। पर आज हम लगातार काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है और इसलिए अनावश्यक बयानबाजी लगातार कांग्रेस की ओर से हो रही है। पर जनता ये सब देख रही है और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के परिणाम में भोगना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से कांग्रेस में खलबली मचने वाली है 4 जून के बाद, तो पता नहीं कांग्रेस होगी कहां पर, ढूंढना पड़ेगा। का बयान आया कि वनवासी कल्याण आश्रम सदियों की शरण रहा है और उन्होंने तो अपना पूरा एक नेतृत्व खोया है और संरक्षण आप लोग देते हैं, मतलब इस तरह का बयान आया है, बड़ा आरोप लगाते हैं। अभी आपने जो प्रश्न किया मानसिक स्थिति का, ये भी बयान उसी तरह का दर्शाता है कि 5 साल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा और आज जब सत्ता से बाहर हैं और 5 साल में नक्सलियों का आपने पाला पोसा और अब जब कार्यवाही हो रही है, दर्द आपको हो रहा है, ये बताता है आपके संबंध क्या है उनसे। अब दीपक बैज जी को भविष्य क्या देखते हैं 4 जून के बाद? देखिए, जिस प्रकार से न तो उधर विधानसभा की टिकट मिली, न लोकसभा की टिकट मिली और आज जो उनके हालात कांग्रेस के नेताओं ने कर रखे हैं, दीपक बैज जी को सोचना पड़ेगा कि वे किस दिशा में जाएं। ये कांग्रेस का वास्तव में अंदरूनी मामला है, पर जिस प्रकार से दीपक बैज के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है, न विधानसभा का टिकट दिया न लोकसभा का। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके साथ व्यवहार किया, हमारे मंडल अध्यक्ष ने उन्हें हराया, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने हराया, तो कांग्रेस पार्टी के तो ये हालात हैं। भूपेश बघेल जी जितना अन्य राज्यों में घूमेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही उसका लाभ होने वाला है, पहले भी हमने देखा है। देखिए, अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किस प्रकार से एक बेटी के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, कैसे बेटी को दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ी और अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर राज्यसभा के सांसद जैसे सम्माननीय पद को धारित करने वाली बेटी के साथ जिस प्रकार का अभद्रता और अपमानजनक स्थिति हुई है, ये बताता है कि इन जो इंडी गठबंधन के लोग माताओं बहनों के लिए कितना सम्मान रखते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो तब हुई जब चाहे राधिका खेड़ा जी का मामला हो या स्वाति मालीवाल जी का मामला हो, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। घटना के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि घटना हुई है और कल साफ साफ घटना को निकालने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार की मंत्री ने की है, जो स्वयं एक बेटी है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और घटना की लीपापोती करने के लिए जिस प्रकार से वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की कि घटना नहीं हुई है, ये बताता है कि किस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी के साथ ये षड्यंत्र आम आदमी पार्टी कर रही है। और अब
जिस प्रकार के हालात आज देश में राजनीति में इनके होने वाले हैं 4 तारीख के बाद, उनका ये कथा पटकथा लिखी जा रही है। अगली खबर जबलपुर से है, जहां नागपुर हाईवे रोड पर मालवाहक ट्रक पलट गया और जिसकी चपेट में 2 पहिया वाहन सवार की मौत हो गई। घटना में 4 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं